हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रीसेंट मार्केट क्रैश के बारे में डिस्कस करेंगे। जनवरी 2025 के स्टार्टिंग से ही ये क्रैश इन्वेस्टर के लिए काफी शॉकिंग रहा है, क्योंकि एफआईआई ने लास्ट 7 डेज में ही $2 बिलियन से ज्यादा की सेलिंग की है, जिसका इम्पैक्ट हम सबके पोर्टफोलियो में पड़ा है। तो चलिए समझते हैं इस क्रैश के पीछे का मेन रीजन, और इस क्रैश में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्या कर सकते हैं, और आपको इस क्रैश से टेंशन लेनी चाहिए या नहीं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रीजन है एफआईआई कंटिन्यूअस सेलिंग मोड में है। इन्होंने लास्ट 7 डेज में $2 बिलियन से भी ज्यादा की सेलिंग की है, और ये एफआईआई ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। अगर उनको लगता है कि इंडिया का मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है और कहीं दूसरी कंट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो इंडिया से पैसा निकाल के कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में किसी दूसरे मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले क्वार्टर के स्टार्टिंग में सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में हमने देखा था कि एफआईआई अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के चाइनीज मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहां से ही इस एक्सोडस की स्टार्टिंग हुई थी, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट की वोलेटिलिटी पे पड़ा था। और जो स्टॉक्स एफआईआई के फेवरेट थे या जो न्यूज में बहुत ज्यादा रहते थे, उन स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है, और वही स्टॉक सबसे ज्यादा इस क्रैश में गिरे हैं। लास्ट 4-5 ईयर से कॉर्पोरेट अर्निंग डबल डिजिट शो कर रही थी, लेकिन अब एस्टिमेट्स डाउनवर्ड दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग सिंगल डिजिट तक रह सकती है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल है। जब भी अर्निंग एक्सपेक्टेशन लो होता है तो इन्वेस्टर डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम निफ्टी का पीई रेशियो देखें तो वो करंटली जैन 25 में 21.84 शो हो रहा है, एंड ये पिछले 2-3 क्वार्टर से ऑलरेडी करेक्शन में है। यहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 का देखें तो वहां पे हमको दिख रहा है कि किस तरीके से पीई रेशियो 31.64 से हर एक क्वार्टर में बढ़ता गया, एंड दिसंबर 2020 में 37.24 हो गया था, देन 38.99 हो गया था, 41.23 हो गया था, एंड यहां से जब इतने हाई वैल्यूएशन पे निफ्टी का पी चला गया था तो वहां पे एक्चुअल हाई वैल्यूएशन आया था, और वहां से करेक्शन चालू हुआ था, एंड यहां से 41.23 से करेक्ट होते होते ये 19.54 जून 2022 तक आया था। तो इस तरीके का हाई वैल्यूएशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, एंड ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनीज कुछ अच्छा परफॉर्म करें, उनके अर्निंग्स अगर अच्छे निकल के आए, तो ये वैल्यूएशन और लो हो सकते हैं, इन्वेस्टर फिर से इंडियन मार्केट में लौट के आ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 2024 में 8.2% थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में गवर्नमेंट ने इसका एस्टिमेशन 6.4 रखा है। तो यहीं पे हमको 20% से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है जीडीपी के अंदर। एंड स्लो जीडीपी का मतलब है कि डिमांड लो हो सकती है, एंड डिमांड स्लो होने का मतलब है कि कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट पर इसका प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसके कारण बिजनेस का एक्सपेंशन स्लो हो सकता है। एंड जब कंपनीज का प्रॉफिट कम होता है तो इसका सीधा असर इसके स्टॉक प्राइसेस पे पड़ता है, एंड उसके स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन एडजस्ट होते हैं, एंड अल्टीमेटली पूरे स्टॉक मार्केट का मोमेंटम वीक हो सकता है। सबसे मेन रीजन इसका है इंडियन रूपी अपने सबसे निचले स्तर पे है अगेंस्ट यूएस डॉलर, एंड जब रूपी वीक होता है तो एफआईआई का रिटर्न डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये लोग इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका प्रॉफिट भी इंडियन रूपी में जनरेट होता है। और अगर रुपया वीक हो जाए तो इनका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ होता है, अगर वो उनको डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं तो फाइनली वो भी कम हो जाता है। इस वजह से एफआईआई स्टॉक बेचकर मार्केट से एग्जिट करना चालू कर देते हैं। तो मोटा मोटी इस कंडीशन का मतलब है कि अगर इनको प्रॉफिट जनरेट भी होगा तो करेंसी कन्वर्जन के कारण इनका प्रॉफिट उतना नहीं रह जाएगा। इसलिए वीक रूपी का मतलब है लेस अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर एफआईआई, एंड इसका मतलब है मोर सेलिंग प्रेशर। तो इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड राइज होने से भी इंडियन मार्केट पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। एंड यूएस बॉन्ड यील्ड होते क्या है, तो जब यूएस गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करती है तो इन्वेस्टर को एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, यही इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड कहलाता है। अब सवाल यह आता है कि अगर ये यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इसका असर कैसे होता है। सो जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यूएस बॉन्ड का रिटर्न भी बढ़ने लग जाता है। तो एग्जांपल के लिए अगर यूएस बॉन्ड पहले 3-4% का इंटरेस्ट रेट दे रहा था, तो वो अब 6-7% का इंटरेस्ट रेट देने लग जाएगा। सो इतने अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण लोगों का इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमको अगर बिना रिस्क के इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम लोग रिस्क क्यों ले। इससे ज्यादा लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा यूएस बॉन्ड्स खरीदने लगते हैं और इक्विटी मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं। अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुआ तो इंडियन मार्केट पे इसका कैसे असर होता है। सो एफआईआई जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, वो हायर यूएस बॉन्ड यील्ड के कारण अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के वापस यूएस लेके जाते हैं। इससे इंडियन रूपी पे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब एफआईआई अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के यूएस
बॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिसके कारण यूएस बॉन्ड का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यूएस डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है और इंडियन रुपी वीक हो जाता है। और जब इंडियन रुपी वीक होता है तो इसका असर डायरेक्टली इंडियन कंपनीज पे पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। क्योंकि जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इंडिया में भी लोन एंड बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। एंड लोन एक्सपेंसिव होने के कारण कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि कंपनीज को अब अपने लोन के अगेंस्ट में ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो इससे हाई डेप्ट वाली कंपनी जैसे कि रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। एंड लास्ट कारण है ट्रम्प फैक्टर। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि लगभग तय है, तो उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंडिया और ग्लोबल मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। क्योंकि अगर हम ट्रम्प की पिछली पॉलिसीज देखें 2016 टू 2020 तक, तो इसमें थी हाई टैरिफ्स ऑन चाइना एंड अदर कंट्रीज, एंड जिसके कारण यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड वार चालू हो गया था। सेकंड पॉलिसी थी H-1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड थी अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसीज। अगर यूएस में टैरिफ्स बढ़ते हैं तो इसका इंडियन मार्केट पे कैसे असर पड़ सकता है? तो टैरिफ्स का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट पे लगाती है। जैसे हमने भी यहाँ पे देखा है कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट पे काफी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हो जाते हैं एंड उसके कारण इंडियन प्रोडक्ट्स उसके साथ मार्केट में कुछ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रम्प ने अपने लास्ट टेन्योर में चाइना, इंडिया, यूरोप सब पर बहुत हाई टैरिफ्स लगाया हुआ था, जिसके कारण इन कंट्रीज के प्रोडक्ट यूएस में काफी ज्यादा महंगे हो गए थे। एंड ट्रम्प की पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट, जिसमें कि वो चाहते थे कि यूएस में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन हो, ना कि यूएस को चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े। तो अगर ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया पे भी हाई टैरिफ्स लगाया जा सकता है, जिसके कारण इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो सकते हैं। सेकंड, H-1B वीजा का रिस्ट्रिक्शन इंडिया के आईटी सेक्टर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। हमने ट्रम्प के लास्ट टेन्योर में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने H-1B वीजा का रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, जिसके कारण हमारी आईटी कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL का बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट हुआ था, क्योंकि इंडिया की आईटी कंपनी यूएस के क्लाइंट्स पे डिपेंड करती है। तो सवाल अब आता है कि हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसी कंडीशन में पैनिक हो जाना चाहिए या एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो मार्केट में ये FII का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी काफी स्ट्रांग है। अगर ऐसी कंडीशन के कारण मार्केट थोड़ा करेक्ट होता भी है तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। हमको क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करना चाहिए जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और इसका पता कैसे कर सकते हैं? तो इसका एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना आता है तो आप मेरे केस स्टडी वाले वीडियोस देख सकते हैं। इसमें रिसेंटली मैंने ऐसे 2 स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड कंट्रोल प्रिंट का। इसमें मैंने इनका बिजनेस एनालिसिस, देन फंडामेंटल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस तीनों किया है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस में मैं जनरली फंडामेंटल रेटिंग देता हूं किसी भी स्टॉक का आउट ऑफ 10। आप भी अभी करेक्शन का इंतजार कर सकते, जब ऐसे स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आ चुका होता है एंड नीचे के लेवल पे कुछ स्ट्रेंथ का साइन दे रहा होता है, तब मैं वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो ऐसी कंडीशन को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूं, जहां पे काफी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको आज के वीडियो से आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे और आपको ऐसी कंडीशन से पैनिक नहीं होना है और बार बार ये नहीं सोचना है कि मार्केट कितना करेक्ट होगा भी नहीं होगा। सो आप एज ए इन्वेस्टर ये कर सकते हैं, अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट उतना करेक्ट नहीं होता है तब क्या करना चाहिए। तो इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय मार्केट कितना करेक्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ज्ञान सही मिलेगा यहीं। तो मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।